ख्याल जब लफ्ज बनते हैं रिस्क बढ़ता जाता है। बंदा मुंह बाद में खोलता है, पकड़ा पहले जाता है। ख्याल जब लफ्ज बनते हैं इजहार इश्क होता है, पर क्या करें, इसमें भी थोड़ा इनहेरेंट रिस्क होता है। ख्याल जब लफ्ज बनते हैं कहीं पे जंग रुकती है, वो जिनमें बैर था उनकी लचकती डाल झुकती है। ख्याल जब लफ्ज बनते हैं जवां रहती है यारी भी, कांधों पे इन्हीं के चलती है ये दुनियादारी भी। ख्याल जब लफ्ज बनते हैं समझ में आ ही जाता है, ख्याल जब लफ्ज बनते हैं समझ में आ ही जाता है। वो जो नाराज थे अब तक उन्हें पैगाम जाता है। ख्याल जब लफ्ज बनते हैं तो लंबी बातें होती हैं, खुदी के साथ खुद की जरूरी मुलाकातें होती हैं। जहां देखो हर एक रिश्ता, जहां देखो हर एक रिश्ता इन लफ्जों ने बनाया है। जिधर तक है नजर जाती बस लफ्जों का ही साया है। तो क्या हम मान लें, दुनिया ये लफ्जों पे ही चलती है? तो क्या हम मान लें दुनिया ये लफ्जों पे ही चलती है, या इसके पास लफ्जों के सिवा भी कोई चारा है? तो क्या हम मान लें दुनिया ये लफ्जों पे ही चलती है, या इसके पास लफ्जों के सिवा भी कोई चारा है? लफ्जों को अगर हम मार दें, मिटा दें दुनिया से, लफ्जों को अगर हम मार दें, मिटा दें दुनिया से, ये लफ्जों की मौत क्या दुनिया को हमको गवारा है? हमारे पास क्या लफ्जों के सिवा भी कोई चारा है? जहां दम तोड़ते हैं लफ्ज, जहां दम तोड़ते हैं लफ्ज, जहां हड़ताल पे हैं ये, वहां दुनिया का भी क्या हो बुरे ही हाल में है ये। लफ्जों को बचाने का यार एक प्लान बनाते हैं, लफ्जों को बचाने का यार एक प्लान बनाते हैं। लफ्जों को दवा देते हैं, 2 बोतल खून चढ़ाते हैं। सुना है लफ्जों को लफ्ज ही बचाएंगे, सुना है लफ्जों को लफ्ज ही बचाएंगे। शायद ये सच निकले, आइए आजमाते हैं। जहां भी ऐसी महफिलें हैं, जहां भी लफ्जों की जरूरत है, इनको आगे बढ़ाते हैं। सुना है लफ्जों को लफ्ज ही बचाएंगे, आइए आजमाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वर्ड्स, लफ्ज, शब्द इन एनी लैंग्वेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आर द बैकबोन ऑफ एवरी कम्युनिकेशन। ये टेडेक्स टॉक ना हो रही होती अगर हम लफ्जों की कदर ना करते। जहां पर भी इज्जत से जिस भी समाज में बात होती रहती है, वो समाज तरक्की करता रहता है। जहां बात टेढ़ी होने लगती है या ऐसी होने लगती है जो हमें पता है कि यार ये बकवास है लेकिन सुननी पड़ेगी, वहाँ समाज थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आज मैं सबसे पहले अपने गुरु शायर के आपको 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। उनका नाम है जनाब अंबर खरबंदा। अगर आप में से कोई रेख्ता.com पे जाता है तो आपको उनका वहाँ कलाम मिल जाएगा। और अंबर साहब कहते हैं कि मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। और किस किस्म की बात करनी जरूरी है? तो मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। लेकिन मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता। तो न सिर्फ बात करनी जरूरी है बल्कि ऑथेंटिक बात करनी जरूरी है। मैं यहाँ पे आने से पहले सोच रहा था कि यार मैं मिडिल एज आदमी हूँ, दाढ़ी मेरी सफ़ेद हो गई है, मैं किसी भी जनरेशन जो मेरे से 2 नीचे हैं उनको क्या समझाऊंगा? ऐसा मैं क्या कह सकता हूँ जो कि तुम यूट्यूब पे मुझसे बेहतर नहीं देख सकते? तो मुझे ख्याल ये आया कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो मुझे अच्छे से जानता है और बहुत जवान है, और वो है आज से 30-35 साल पहले वाला मैं खुद। तो अगर मैं आज 30-35 साल पहले वाले खुद से कुछ कहता तो क्या कहता, वो मैं आज आपके लिए 2-3 छोटी छोटी नज़में लिख के लाया हूं। 2-3 चीजें जो मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, उसमें सबसे पहली ये है कि पहली छोटी सी नज़्म-नुमा आइटम है, इसका नाम है सोनू भैया। मुलाहिजा फरमाइए। 2 घर छोड़ के मेरे घर से सोनू भैया रहते थे। तो 2 घर छोड़ के मेरे घर से सोनू भैया रहते थे। बड़े भाई थे, दोस्त के जैसे, प्यार और गाली सहते थे। मेरे जैसे सारे बच्चे जैसे मक्खी होते हैं, सोनू भैया की खुशबू ले सारे चिपके रहते थे। सोनू भैया बड़े स्मार्ट थे, सोनू भैया बड़े स्मार्ट थे, इनको सब कुछ आता था। सोनू भैया जो भी करते वो हमको भाता था। सोनू भैया ने बुलेट ली,
सोनू भैया ने बुलेट ली काले रंग की धासु बाइक, हमने भी बापू को बोला स्कूटर बूटर कर दो साइड। सोनू भैया ने पिंकी को मेरे हाथों खत भिजवाया। सोनू भैया ने पिंकी को मेरे हाथों खत भिजवाया। 3 साल तक पूरा कॉलेज पूरा कैंपस खूब घुमाया। सोनू भैया ने पिंकी को जब अपनी मां से मिलवाया, मां ने पूछा कौन जात है। सोनू को तब समझ में आया। सोनू ने फिर शादी कर ली। सोनू ने फिर शादी कर ली। मां ने जैसा किया इशारा, नई नौकरी नई छोकरी, देखा ना मुड़कर दोबारा। बाप ने बोला बीवी को थोड़ा बहुत दबा के रखना। बाप ने बोला बीवी को थोड़ा बहुत दबा के रखना, घर जाओ तो सजी हो थाली, इनको ये समझा के रखना। और अगर ज्यादा कुछ बोले याद रहे औरत का दर्जा, पहले पूछो क्या खर्चा है, उससे कम देना फिर खर्चा। सोनू भैया ने गाड़ी ली, हमने भी गाड़ी ले डाली। सोनू भैया ने काली ली, हमने भी वैसी ले डाली। सोनू भैया ने जब बोला 60 के नीचे मैं नहीं पीता, हमने पटियाला बनवाया, एक बार में पूरा खींचा। सोनू भैया ने बच्चों को जैसा विद्यालय अपनाया, उसी स्कूल के गेट पे जाके हमने अपना फॉर्म भराया। सोनू ने फिर ये बोला मेरा धर्म है सबसे ऊपर, हमने भी हाथों को जोड़ा, हमने भी बदले फिर तेवर। सोनू भैया ने बतलाया किसको वोट है किसका जाता, हमने वहीं पे मोहर लगाई, भैया को सब कुछ है आता। पता चला जब सोनू भैया को है दिल का दौरा आया, हमने जाके अस्पताल में सोनू भैया से फरमाया भैया आप ठहर के जाना, भैया आप ठहर के जाना, हमको कौन समझाएगा है दुनिया में कैसे जीना, कौन हमें बतलाएगा। भैया ने फिर आंखें खोली, भैया ने फिर आंखें खोली, हाथ पकड़कर धैर्य बंधाया, वो जिसको है फॉलो करते, पता नाम उसका समझाया। सोनू भैया के पड़ोस में मोनू भैया भी रहते थे। सोनू भैया वो करते जो मोनू भैया कहते थे। जाते जाते सोनू भैया ने है ये बात बताई, अपने बचपन की किताब से कथा है हमें आज सुनाई, कि 2 घर छोड़ के मेरे घर से मोनू भैया रहते थे। बड़े भाई थे दोस्त के जैसे, प्यार और गाली सहते थे, मेरे जैसे सारे बच्चे जैसे मक्खी होते हैं, मोनू भैया की खुशबू ले सारे चिपके रहते थे। मोनू भैया बड़े स्मार्ट थे, उनको सब कुछ आता था। मोनू भैया जो भी करते वो हमको भाता था। शुक्रिया। हमारे जो समाज में रोल मॉडल होते हैं, जिनको देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे बनना है, क्या खरीदना है, कैसा बर्ताव करना है, कैसे जीना है, वो धीरे धीरे हम खुद बन जाते हैं। तो अपने अपने सोनू मोनू भैया बड़े ध्यान से चुनना, जो भी 18, 19, 20 के हो, क्योंकि अगर तुमने अभी से ठीक से नहीं चुना तो तुम हमारे जैसे बन जाओगे और फिर ये कहने लायक भी नहीं बचोगे कि यार कायदे के रोल मॉडल होते तो हम क्या करते। और जो रोल मॉडल हैं और लोगों के, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किस किस्म के सोनू भैया हैं इन जवान लोगों के लिए। एनीवे, दूसरी चीज़ जो मैं आज खुद को समझाता वो है हमारे समाज में आदमियों और औरतों का दर्जा। किसी भी छोटे शहर में जाके ये बात करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे घरों में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन बच्चों से सच्चाई से बात करता रहा हूँ, इसलिए मैं ये लिबर्टी ले रहा हूँ। मुलायजा फरमाइए, इस छोटी सी नज्मनुमा आइटम का नाम है नई बहू। मुबारक हो, नई बहू आई है। मुबारक हो, नई बहू आई है, अच्छे घर की है, पढ़ी लिखी है, अपने पिता के घर को छोड़ जीवन के रास्ते को मोड़ पति के परिवार में नई जगह पाई है, नई बहू आई है। कन्या दान के बाद पिता ने पति के हाथ में हाथ दिया है, अब तक इसे था फाला, हमने आगे तुमको सौंप दिया है। इसके नाम के पीछे पहले पिता का नाम लगा करता था, आज से देखो बदल गया है। ऐसा समझो एक जन्म था, कल से समझो छूट गया जो, आज नया एक जन्म हुआ है। पिता का नाम लगा करता था, आज से देखो बदल गया है। नए इस घर में बहू को देखो, सब करने की आजादी है।
नए इस घर में बहू को देखो, सब करने की आजादी है, अगर ये चाहे काम भी करना, कोई ना इसको रोकेगा। सोच हमारी नए दौर की अपनी अब ये शहजादी है, बता के जाए जहां है जाना, कोई ना इसको टोकेगा। अब ये इसका परिवार है, अब ये इसकी दुनिया है, ये जो चाहे कर सकती है, जितना चाहे, जब ये चाहे जाके अपने माँ बाप से, जब ये चाहे मिल सकती है। अब ये इसकी दुनिया है, ये जो चाहे कर सकती है। मुबारक हो, नई बहू आई है। अब ये बड़ी नॉर्मल सी कहानी है। मैं देहरादून में रहता हूँ, वहाँ की भी यही कहानी है, मेरे अपने परिवार की यही कहानी है, और हमने इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब हमें इसमें कुछ अजीब ही नहीं लगता। इसमें क्या है, जब तक कि मेरे जैसे आदमी ये अपने आप पे अप्लाई ना करना शुरू कर दें। इसलिए मैं एक इसकी जोड़ीदार छोटी सी नज्म लिख के लाया हूं, उसका नाम है नया दामाद। मुलाहिजा फरमाइए। मुबारक हो, नया दामाद आया है। मुबारक हो, नया दामाद आया है, अच्छे घर का है, पढ़ा लिखा है, अपने पिता के घर को छोड़ जीवन के रास्ते को मोड़ पत्नी के परिवार में नया स्थान पाया है, नया दामाद आया है। बालक दान के बाद पिता ने पत्नी के हाथ में हाथ दिया है। अब तक इसे था पाला हमने, अब ये तुमको सौंप दिया है। इसके नाम के पीछे पहले मां का नाम लगा करता था, आज से देखो बदल गया है। ऐसा समझो एक जन्म था, कल से समझो छूट गया जो, आज नया एक जन्म हुआ है। पिता का नाम मां का नाम लगा करता था, आज से देखो बदल गया है। इस नए घर में दामाद को देखो, सब करने की आजादी है, अगर ये चाहे काम भी करना, कोई ना इसको रोकेगा। सोच हमारी नए दौर की अपना अब ये शहजादा है, बता के जाए जहां है जाना, कोई ना इसको टोकेगा। अब ये इसका परिवार है, अब ये इसकी दुनिया है, ये जो चाहे कर सकता है, जितना चाहे, जब ये चाहे जाके अपने माँ बाप से, जब ये चाहे मिल सकता है। अब ये इसकी दुनिया है, ये जो चाहे कर सकता है। मुबारक हो, नया दामाद आया है। शुक्रिया, ये इतना ही है। माफी चाहता हूं आपको ऐसे मूड में डालने के लिए। तो कुछ हमारे समाज के बारे में जरूरी सवाल हैं जो पूछना बहुत जरूरी है, और ये सवाल खाली अब लड़कियां पूछेंगी तो हमारा समाज बाकी दुनिया से वैसे ही 100-150 साल पीछे चल रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब ये सवाल आदमियों को पूछने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि अगर ये औरतें खाली पूछती रहेंगी तो ये तो बदलने से रहा। मेरी अपनी बेटी है, तो मैं उसको देख देख के लगता रहता है कि कम से कम इसके साथ वो ना हो यार जो मेरी माँ के साथ या मेरी बीवी के साथ या मेरी बहन के साथ हुआ था, और तो अपने पास कुछ खास ऑप्शन है नहीं। और मैं आज क्योंकि अपने से कम उम्र के खुद से बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा मैं देहरादून में रहता हूँ, आसपास पहाड़ हैं, मेरा घर एक छोटा सा है, और मुझे पीने का शौक़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पीने के शौक़ के बारे में फोकस नहीं करेंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करेंगे। क्योंकि मैं पास में एक छोटा सा बार है, वो एक बड़ी अच्छी सी वहाँ नदी स्ट्रीम सी बहती है, मैं वहाँ जाके अक्सर बैठता हूँ। और मुझे लगता है कि जो मैंने इस बार में सीखा है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बेवड़े हैं, अच्छे लोग आते हैं, टाई वाई लगा के आते हैं, बैठ के बात करते हैं, वो मुझे आप तक पहुँचाना चाहिए। So I'm not encouraging you to drink. All I'm saying is, look, I drink once in a while. I go to this bar, और ये वहाँ से मैंने कुछ सीखा है। मुलाहिजा फरमाइए, एक छोटे शहर का छोटा बार, कि मुझे अपने पड़ोस का छोटे शहर वाला पहाड़ी छोटा सा मैकदा या बार पड़ोस के मंदिर या मस्जिद से कहीं ज्यादा पसंद है। यहां मुझसे कोई पीने वाला नहीं पूछता कि मैं हफ्ते में कितनी बार मंदिर जाता हूं या किसके आगे दिन में 5 बार सर झुकाता हूं। मैंने देखा है कि अक्सर यहां अजनबी एक दूसरे को दिल के खोल कर दिल के हाल जताते हैं, और बगैर एक दूसरे की जात या मजहब पूछे दिन भर की आप बीती बताते हैं। बार छोटा है, इसीलिए शायद दिल बड़ा करके चिप्स का छोटा पैकेट लोग एक दूसरे के आगे सरकाते हैं, दिल के हाथ जताते हैं, आप बीती बताते हैं। यहां कोई एक दूसरे को देखकर फालतू जजमेंट पास नहीं करता, सब पीने वाले हैं, इसलिए शायद एक दूसरे के घर की, ऑफिस की, काम कारोबार की इंसानी डेली स्ट्रगल्स पूरी सुन पाते हैं, दिल के हाल जताते हैं, आप बीती बताते हैं। यहां 125 रुपए प्लस जीएसटी वाला पैक सबको एक ही रेट में मिलता है।
सबका मूंगफली का कॉम्प्लीमेंट्री कटोरा बारटेंडर के मूड के अनुसार से एक ही स्पीड से भूगता है। यहां जैसे ही कोई ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा ज्ञान पेलता है या ज्यादा पॉलिटिक्स दिखाता है, जिस मर्जी मोहल्ले का हो, जिस मर्जी का लाडला बेटा हो, बाहर से जल्दी बाहर पाया जाता है। यहां सीटों पर रिजर्वेशन भी नहीं है। यहां सीटों पर रिजर्वेशन भी नहीं है कि क्योंकि आपके पुरखे पहले कायदे से जी भर के शराब नहीं पी पाए थे, इसलिए आपको अब ज्यादा पिलाई जाएगी या आपको शराब 30% कम दाम में दी जाएगी। हमारे बार टेंडर का पक्का उसूल है कि 60 ml भाई जो मर्जी सर्टिफिकेट दिखा लो, 125 रुपए पर जीएसटी में ही आएगी। मैंने यह भी देखा है कि जो बाहर सुपरमैन बने फिरते हैं, यहां बेशर्मी से सिर्फ मैन बनकर बेचारे थोड़ा बहुत रो पाते हैं। जिनके अपने घरों में ही जिनकी सुनवाई नहीं होती, यहां बार टेंडर को देवता मानकर सब कुछ सच सच बता पाते हैं। किनारे पर बैठकर बेशर्मी से आसानी से रो पाते हैं। हमारा बार टेंडर भी पुराना पापी है। हमारा बार टेंडर भी पुराना पापी है। इसने बहुत पीने वालों की साइकोलॉजी नापी है। हमारे देवताओं पीरों की तरह ये भी चुपचाप सबकी हर बात सुन लेता है। टिप ज्यादा दो और इज्जत से भाई साहब कहकर बोलो तो कभी कभी सोशल मीडिया के लंबी दाढ़ी वाले गुरुओं की तरह ज्ञान भी देता है। सबकी बात सुन लेता है। कहता है सब ठीक हो जाएगा, कहता है सब ठीक हो जाएगा। सच मैंने खुद इसको कई बार कहते पाया है, सब ठीक हो जाएगा, जब जब उसने मेरा या मेरे साथ वालों का पैक बनाया है। सब ठीक हो जाएगा कहकर इसने ऑटो, ओला, ऊबर में कई रोने वालों को घर भिजवाया है। मुझे लगता है कि जो लगाव, जो मोहब्बत, जो इंसानियत, जो प्यार, जो दोस्ती इस बार में हर रोज हर मजहब का आदमी हर एक को दिखाता है, इससे हमारे देश के लिए एक पॉलिसी लेवल लेसन, एक डिसीजन आता है। जो पीने वाले हैं वो इस लेसन को जल्दी समझ जाएंगे। जो नहीं पीते उनको एक बार इसी बार में ले जाकर एक बार हर आदमी के चेहरे के पीछे का जिंदगी से जूझता, उठता, गिरता, दोस्ती, सुकून और प्यार ढूंढता आदमी दिखाकर और रम या विस्की का नशा मजहब के धुएं से कहीं कम खतरनाक है प्यार से समझाकर, और मजहबी किताबों की जगह इस बार के जियो और जीने दे वाले मेन्यू के सिंपल रूल पढ़ाकर अगर उसके बाद ऐसे पढ़े लिखे आदमियों को देश के कोने कोने में छोड़ा जाए तो हो सकता है 1-8% ज्यादा पीकर मर जाए, पर बाकी 99 बाहर जाते ही एक दूसरे को तीसरे के कहने पर मारना, लड़ना, गाली देना बंद कर देंगे। मुझे ये भी लगता है कि हमें हर मंदिर, हर मस्जिद के जितना करीब हो सके एक मैखाना, एक बार, एक पब बनाना चाहिए। जो इसे पाप कहते हैं, हराम कहते हैं, कैसे एक मंदिर या मस्जिद एक बार से बेटर है, पहले उनको ये पुख्ता सबूत लाना चाहिए। मंदिर और मस्जिदों से हो रहे हर रोज के नुकसान को उसी इलाके में रोज निपटाना चाहिए। मैंने आपको शुरू में कहा कि मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता, और मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता। लेकिन मेरे गुरु साहब एक शेर और कहते हैं, और वो कहते हैं कि क्यों प्यास की शिद्दत को बढ़ाया नहीं तुमने, क्यों प्यास की शिद्दत को बढ़ाया नहीं तुमने, दरिया भी अगर मांगते दरिया निकल आता। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए दोस्तों। बहुत बहुत